मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले घटक। मांग फलन, मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले घटक। मांग फलन होता क्या है? मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्व और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक के बीच, विभिन्न तत्वों के बीच में जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहा जाता है, उसे मांग फलन कहा जाता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य निर्धारक तत्व से किस प्रकार से संबंधित है, ये मांग फलन कहलाता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन होता है और एक बाजार मांग फलन। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन के स्तर पर व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर क्या क्या तत्व आते हैं। पहला पॉइंट आता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, घटती है, किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, अगर कीमत क्या होती है? बढ़ती है, तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वस्तु की कीमत किस प्रकार से मांग को प्रभावित करती है? कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत का मतलब है कीमत में परिवर्तन किसी अन्य वस्तु में होता है, किसी संबंधित वस्तु में होता है और मांग किसी अन्य वस्तु की घट बढ़ जाती है। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत पर होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर पहला वस्तु आता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकता है। जैसे चाय की जगह क्या पी सकते हैं? कॉफ़ी। यानी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। चाय की जगह पर कॉफ़ी पीना, चाय और कॉफ़ी ये दोनों दूसरे के प्रतिस्थापन है, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात इसका मतलब है कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से जो उपभोक्ता कॉफ़ी पी रहा था कॉफ़ी छोड़कर चाय पीने लग जाएगा और चाय की मांग बढ़ जाएगी। और यदि कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए, कम हो जाए तो चाय की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि जो चाय पी रहे थे चाय छोड़कर कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय की तुलना में कॉफ़ी सस्ती हो गई है। तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जो जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह पर कॉफ़ी। दूसरा आता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कार की मांग बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कार की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो कार की मांग बढ़ जाती है। पूरक वस्तुएं जो मिल करके एक दूसरे को पूरा करती हैं। आगे आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करती है? यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय घट जाती है तो मांग घट जाती है। इसके अलावा दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक सामान्य कोटि की वस्तुएं होती हैं और एक निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह सामान्य वस्तुओं की मांग क्या कर देता है? अधिक कर देता है। यदि उपभोक्ता की आय अधिक होती है तो सामान्य कोटि की अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की मांग अधिक कर देता है। और यदि उपभोक्ता की आय कम होती है तो घटिया यानी निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो उपभोक्ता की आय और मांग के बीच में संबंध की बात करें तो उपभोक्ता की आय और मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है, लेकिन दो वस्तुओं के हिसाब से सामान्य कोटि की वस्तुओं के हिसाब से धनात्मक संबंध होता है, लेकिन निम्न कोटि के हिसाब से उपभोक्ता की आय और निम्न कोटि की वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं रुचि और प्राथमिकता। ये फैशन और रुझान होता है। रुचि और प्राथमिकता, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं के प्रति रुचि और प्राथमिकता दिखाता है, जिन वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि और प्राथमिकता बढ़ जाए, अर्थात इसका मतलब उपभोक्ता को जो वस्तुएं पसंद आती हैं उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जो उपभोक्ता को वस्तुएं पसंद नहीं आती हैं उन वस्तुओं की मांग घट जाती है।
ये रुचि और प्राथमिकता, ये फैशन रुझान होता है। जो वस्तुएं मार्केट में लेटेस्ट में आती हैं, फैशन में आती हैं, उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जो वस्तुएं फैशन के दौर से निकल चुकी होती हैं उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। अगला पॉइंट आता है संभावनाएं। संभावनाएं किस प्रकार से मांग को प्रभावित करती हैं? संभावनाएं किस प्रकार से मांग, यदि भोक्ता को यह संभावना है कि निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, अगर निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है तो वर्तमान मांग बढ़ जाती है, क्योंकि कल मान लीजिए एग्जांपल लेते, कल चावल के रेट बढ़ने वाले हैं और उपभोक्ता को पता लग जाए तो वो आज यानी वर्तमान में इसकी मांग बढ़ा देगी, क्योंकि सोचेगा कल कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कल महंगा हो जाएगा, ये सोच करके आज ही खरीदना शुरू कर देगा, आज ज़्यादा खरीदेगा। और यदि पता लगता है कल चावल के रेट घटने वाला है तो वर्तमान मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वर्तमान मांग कम हो जाती है। तो संभावना इस प्रकार से मांग को प्रभावित करती है। ये हमने पढ़ा व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर 5 पॉइंट पढ़े, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि तथा प्राथमिकता और संभावनाएं, रुचि तथा प्राथमिकता और संभावनाएं। आगे है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या होता है? बाजार मांग फलन जो बाजार के स्तर पर मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट आता है। जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार मांग को किस प्रकार से प्रभावित करे? यदि जनसंख्या अधिक है, यदि जनसंख्या अधिक होती है तो मांग बढ़ जाती है, और जनसंख्या कम होती है तो मांग कम हो जाती है। इसके अलावा संरचना के हिसाब से बात करें, अगर हम संरचना के हिसाब से बात करें, मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो बच्चों के प्रयोग करने वाली वस्तुओं की मांग अधिक हो जाएगी, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, इन सब की मांग, खिलौने, खेल खिलौने, इन सब की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या का आकार मांग को प्रभावित करता है। किस प्रकार से? यदि जनसंख्या अधिक है तो मांग अधिक हो जाती है, जनसंख्या कम है तो मांग क्या होती है, कम होती है। ये बाजार मांग फलन। अगला पॉइंट आता है आय का वितरण। आय का वितरण किस प्रकार से मांग को प्रभावित करता है? यदि आय का वितरण असमान होता है, असमानता को बढ़ाता है तो विलासिता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना होती है। आय का वितरण असमानता को दर्शाता है। असमानता मतलब अमीरों के पास कम पैसा है, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, असमानता को दर्शाता है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या होता है, बढ़ जाती है। विलासिता का मतलब शौक, लग्जरी गुड्स की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। निर्धन व्यक्तियों की आय में कमी होने से भी सामान्य वस्तुओं की से निम्न कोटि की वस्तुओं की ओर खिसक जाते हैं। अगर निर्धन लोगों की आय कम हो जाती है तो सामान्य वस्तुओं को छोड़ करके निम्न कोटि की वस्तुओं की ओर क्या कर जाते हैं, खिसक जाते हैं। यह है आय का वितरण। तो हमने पढ़ा आय का वितरण मांग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर। क्वेश्चन उठता है ये अन्य बातें हैं क्या? अन्य बातें हैं क्या? अन्य बातें जो हमने मांग फलन पढ़ा, मांग फलन के अंदर वस्तु की कीमत को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट हैं, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, संभावनाएं, आय का वितरण और जनसंख्या का आकार, ये सारे के सारे अन्य बातें हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अन्य बातें हैं। तो अन्य बातें समान रहती है। परिवर्तन होता है तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है, और जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मांग बढ़ जाती है। यानी मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है। मांग का नियम मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है। ये मांग का नियम कहलाता है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, यही है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि तथा प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, निकट भविष्य में कीमत के घटने या बढ़ने या वस्तु की उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ मांग के नियम की मान्यताएं हैं जो अन्य बातें कहा जाए, अन्य बातें समान रहने पर वही मांग के नियम की मान्यताएं हैं। आगे आता अगली हेडिंग, यदि किसी वस्तु की कीमत, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है, यदि वस्तु की कीमत क्या होती है, गिरती है, तो उसे अधिक क्यों खरीदा जाता है, तो उसकी मांग अधिक क्यों हो जाती है, अथवा मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम के अनुसार
उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, यानी उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तब प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तब प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है। अर्थात जब आप किसी वस्तु की, मान लो एक पेंसिल है, इस पेंसिल को आप एक पेंसिल खरीदते हो तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, पूरा दर्जन खरीदोगे तो थोड़ा और कम होगी, और पूरा ग्रूस खरीदोगे थोड़ा और कम, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसकी कीमत क्या होती जाती है, घटती जाती है। ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अगला है आय प्रभाव। आय प्रभाव एक वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप, यानी आय प्रभाव कहता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो वो मांगी गई मात्रा में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, मांगी गई मात्रा में वृद्धि कर देता है, जिसे आय प्रभाव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चावल पहले 40 रुपये किलो मिल रहा था, चावल 40 रुपये किलो, लेकिन अब 30 रुपये किलो मिल रहा है, यानी कीमत क्या हुई, कम हुई। उपभोक्ता की 10 रुपये सैलरी क्या हो रही है, बच रही है। ये जो 10 रुपये उसकी सैलरी, यानी पहले कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हुआ, यानी कीमत 10 रुपये कम हुई तो उपभोक्ता की वास्तविक सैलरी 10 रुपये क्या हो गई है, बचत हो रही है। और उपभोक्ता क्या करेगा, इस 10 रुपये की बचत को क्या करेगा, और मांगी गई मात्रा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बोलेगा 10 रुपये का चावल और अधिक दे दो, यानी कीमत में परिवर्तन हुआ। कीमत में परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हुआ, वास्तविक आय में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसे ही क्या कहा जाता है, आय प्रभाव। यानी जब वस्तु की कीमत कम होती है, उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ने से वो मांगी गई मात्रा में भी क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, जिसे आय प्रभाव कहा जाता है। अगला पॉइंट, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव जब कोई वस्तु अपने स्थानापन्न की तुलना में सस्ती हो जाती है, जब कोई वस्तु अपने स्थानापन्न की तुलना में सस्ती हो जाती है, मान लो चाय और कॉफ़ी है, कॉफ़ी की रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसकी तुलना में चाय क्या है, सस्ती है, तो चाय की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार मांग, उपभोक्ता समूह का आकार मांग वक्र के ढलान को कैसे प्रभावित करता है। उपभोक्ता समूह का आकार, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पहले से कई उपभोक्ता जो उसे खरीद नहीं रहे होते हैं वो भी खरीदने लग जाते हैं और उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु महंगी होती है, बहुत सारे उपभोक्ता उसे खरीद नहीं रहे होते हैं, और जैसे ही वो क्या होती है, सस्ती होती है, तो जो उपभोक्ता उसे नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीदने लग जाते हैं और उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जिसे उपभोक्ता समूह का आकार कहा जाता है। उपभोक्ता समूह का आकार, यानी कीमत कम हुई और उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विभिन्न उपयोग, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे कि बिजली हो गया, दूध हो गया, इन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे दूध, यदि उसकी कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बेफजूल का क्या करेंगे, यूज करेंगे, एसी भी लगवा लेंगे और उसका भरपूर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये विभिन्न उपयोग, ये हमने हेडिंग पढ़ी। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्यों बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उससे अधिक क्यों खरीदा जाता है, या फिर मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसके अंदर पॉइंट हमने पढ़े, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, और उपभोक्ता समूह का आकार, और विभिन्न उपयोग। आगे है मांग के नियम का अपवाद। अपवाद क्या है, मांग के नियम का अपवाद। अपवाद क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग भी कम हो जाती है, तथा जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपवाद कहता है, मांग के नियम का अपवाद कहता है कि यदि कीमत कम होती है तो मांग भी बढ़ जाती है, यदि कीमत कम होती है तो मांग भी कम हो जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी मांग के नियम का अपवाद कीमत और मांग के बीच में धनात्मक संबंध को क्या करता है, प्रकट करता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर यह नियम लागू होता है, जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये होते हैं। इन वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो वस्तुएं समाज के प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी आदि, इन वस्तुओं की कीमत कम होने से मांग कम हो जाती है, तथा कीमत बढ़ने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुएं, जब गिफिन कोटि की जो वस्तुओं की कीमत सस्ती होती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा इसके विपरीत भी, यानी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। घटिया क्वालिटी की वस्तुएं में
अज्ञानता, कई बार उपभोक्ता अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण जो महंगी वस्तुएं होती हैं उन्हें अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और उन वस्तुओं की मांग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उन्हें कम महत्वपूर्ण समझते हैं और उन वस्तुओं की मांग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये अज्ञानता है। तो हमने पढ़ा मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद के अंदर 3 पॉइंट, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं और अज्ञानता। अगली हेडिंग, मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। पहले पढ़ते हैं मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर जो संचलन होता है इसमें होता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या रहती है, समान रहती है, और कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसे मांग वक्र पर संचलन कहा जाता है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसे मांग वक्र पर संचलन कहा जाता है। मांग वक्र पर संचलन के अंदर 2 पॉइंट है। पहला है मांग का विस्तार और दूसरा है मांग का संकुचन। विस्तार क्या होता है, मांग का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर, यानी अन्य बातें अपनी जगह पर स्थिर है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे मांग का विस्तार कहते हैं। प्राइस देखिए 5 है, क्वांटिटी कितनी है, 1, कीमत कम होकर 1 हुई तो मांग बढ़कर कितनी हो गई, 5, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। इसका जो संचलन होता है, मांग वक्र पर जो संचलन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर, जब कीमत 5 थी तो मांग 1 है, जब कीमत घटकर 1 हुई तो मांग बढ़कर कितनी हुई, 5। ये मांग का विस्तार की स्थिति है। मांग का विस्तार क्या कहता है, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत 5 है तो मांग 1 है, कीमत 5 है तो मांग 1 है, जब कीमत घटकर 1 हुई तो मांग बढ़कर कितनी हो गई, 5, यानी कीमत कम हुई, मांग क्या हो गई, बढ़ गई। मांग वक्र का संचलन है। आगे मांग में संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण मांग घट जाती है, यानी कीमत बढ़ती है, मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस मांग की मांग घट जाती है, जिसे मांग वक्र पर, मांग में संकुचन कहा जाता है। जब कीमत 1 रुपये है तो मांग 5 है, कीमत बढ़कर 5 होती है तो मांग क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कीमत घटी, मांग क्या हो गई, बढ़ गई। ये कीमत बढ़ी, मांग क्या हो गई, घट गई। ये मांग वक्र पे मांग में संकुचन है। जब कीमत 1 थी तो मांग कितनी है, 5, कीमत बढ़कर 5 हुई, मांग घटकर कितनी हो गई, 1। मांग में संकुचन, यह है मांग में संकुचन। आगे है मांग वक्र में खिसकाव। मांग वक्र में खिसकाव, जो मांग वक्र पर संचलन था उसमें पढ़ा हमने, मांग वक्र पर जो संचलन था उसमें हमने पढ़ा मांग वक्र पर संचलन। इसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है। इसके अंदर 2 पॉइंट, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अगला आता है मांग वक्र में खिंचाव। इसके अंदर क्या है, कीमत समान रहने पर, कीमत अपनी जगह पर क्या रहती है, इससे रहती है, और अन्य बातों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कीमत समान रहने पर और अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है। मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है, मांग वक्र में खिसकाव। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन है उसे मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है। इसके अंदर 2 पॉइंट, मांग में वृद्धि है, मांग में कमी। मांग में वृद्धि, कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो बढ़ोतरी होती है। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो बढ़ोतरी होती है उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। देखिए कीमत 10 है, मांग कितनी है, 20। कीमत अभी भी 10 है लेकिन मांग बढ़कर कितनी हो गई, 30। ये मांग में वृद्धि की स्थिति है। इसका जो मांग वक्र का जो ग्राफ बनता है ये दाईं ओर क्या कर जाता है, खिसक जाता है। ये कीमत 10 है, मांग कितनी, 20। कीमत अभी भी 10 है लेकिन मांग बढ़कर के कितनी हो गई, 30। ये मांग में वृद्धि की स्थिति है, मांग में वृद्धि की स्थिति है, मांग में वृद्धि की स्थिति है, मांग में वृद्धि। मांग में कमी इसका ठीक उल्टा है। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो घटोतरी होती है उसे मांग में कमी कहा जाता है। कीमत 10 है, मांग कितनी, 30। कीमत अभी भी 10 है लेकिन मांग घटकर कितनी हो गई, 20। ये मांग में कमी की स्थिति को दर्शा रहा है। इसका अगर आप कुछ इस करके यहाँ पर 30 डी, ये मांग में कमी, यहाँ मांग वक्र बाईं तरफ क्या कर जाता है, खिसक जाता है मांग।
वही तो, ये मांग में वृद्धि के कारण है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब निकट भविष्य में कीमत में बढ़ने की संभावना है, जब वस्तु की रुचि और प्राथमिकता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये मांग में वृद्धि के कारण है। इसी तरह मांग में कमी के कारण है, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, यानी ठीक मांग में वृद्धि के कारण जो है उसी का ठीक उल्टा, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, जब उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में क्या हो, परिवर्तन हो। तो ये मांग में कमी के कारण है।